हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। बहुत 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 स्वागत है प्यारे बच्चों आपका दक्षिणाई क्लासरूम चैनल पर। मैं प्रदीप सिंह फिर से आपके साथ हूं एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट टॉपिक सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ। और अभी तक बेटा हमने क्या क्या पढ़ लिया। बेटा मैं स्टार्ट करता हूं लेक्चर 1 से। सबसे पहले हमने पढ़ा काइनेमैटिक्स ऑफ एसएचएम। जब एक्स ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव टाइप का होगा तो पार्टिकल विल अंडरगो एसएचएम, है ना। और फिर हमने निकाली उसकी वेलोसिटी, वी निकल के आया ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव या ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वी इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत एम्फेसाइज किया गया था कि ये बच्चे भूल जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन कैसा कैसा बनेगा इस पे। क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी का स्क्वायर प्लस उसके डेरिवेटिव का स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। अगर ये आपको याद ना हो तो प्रोबेबली ये लेक्चर नंबर 6 या 7 में बहुत अच्छे से दे रखा है, तो उसको जरूर देखें। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। फिर एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आया और फोर्स आया माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, जहां से हमने सीखा व्हेन एवर फोर्स इज ऑफ द टाइप ऑफ माइनस के एक्स, व्हेन एवर फोर्स इज ऑफ द टाइप ऑफ माइनस के एक्स, particle will undergo SHM. To calculate its time period with we compare it with minus m omega square x. ओमेगा निकालो 2 पाई बाई टी के बराबर कर डालो। और काइनेमैटिक्स ऑफ एसएचएम में हमने क्या क्या देखा था। हमने देखा था कि फेज एंगल फाई कैसे निकालते हैं। पार्टिकल इनिशियली a बाई 2 पे है, पॉजिटिव पे जा रहा है, तो a बाई 2 पे होने के लिए मैं आपको याद दिलाता हूं दो पॉसिबिलिटी होती थी। a बाई 2 के लिए पार्टिकल पॉजिटिव में जा रहा हो या नेगेटिव में जा रहा हो, तो दो पॉसिबिलिटी आती थी। पॉजिटिव के लिए बेटा हम कौन सा एंगल चूज करते थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6। इस तरीके से हमने बहुत सारी चीजें करी, है ना। और फिर हमने टाइम पीरियड वाले क्वेश्चन पे आए। फिर हमने एंगुलर एसएचएम पढ़ा। फिर हमने क्या पढ़ा, एंगुलर एसएचएम। एक बॉडी लटक के झूल के एसएचएम कर रही थी, और वो तब करती है एसएचएम व्हेन रीस्टोरिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, व्हेन रीस्टोरिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू थीटा। और टाइम पीरियड निकालने के लिए भी कंपेयर इट विद आई ओमेगा स्क्वायर थीटा। ओमेगा निकालो 2 पाई बाई टी के बराबर कर डालो, है ना। और हमने क्या क्या पढ़ा था इसमें। हमने पढ़ा था मिनिमम टाइम पीरियड कब आएगा, जब सेंटर ऑफ मास से कितनी दूर पे एक्सेस लेंगे तो मिनिमम टाइम पीरियड आएगा, जब रेडियस ऑफ गायरेशन के बराबर पे लेंगे। जब रेडियस ऑफ गायरेशन के बराबर पे लेते हैं तो मिनिमम टाइम पीरियड आता है 2 पाई अंडर रूट 2 के बाई जी, है ना। अगर याद नहीं है तो एंगुलर एसएचएम में जाएंगे, रिवाइज करेंगे और फिर वापस आएंगे। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट किया जाए एंगुलर आज का टॉपिक स्टार्ट किया जाए सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम। आज का टॉपिक क्या है प्यारे बच्चों, सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम। तो आइए स्टार्ट करते हैं सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम के साथ। बेटा ये सबसे आसान टॉपिक है इस चैप्टर का, है ना। लेकिन बच्चे इसको बहुत अच्छे से तैयार नहीं करते हैं, रीजन मेरे को मालूम नहीं है। बस मैं आपको इतना ही कहना चाह रहा हूं, थोड़ी सी मैथमेटिक्स है डेफिनेटली इसमें। फिजिक्स से ज्यादा इस पर्टिकुलर टॉपिक में मैथमेटिक्स आएगी, जिसको मैं बहुत अच्छे से आपको फील करा सकता हूं। और अगर आपने मेरी ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो देख रखी है तो आपको ये बिल्कुल मक्खन लगने वाला है। तो आइए प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम। दैट इज एक से ज्यादा एसएचएम्स एक पार्टिकल कर रहा है, मतलब एक एसएचएम वो कर रहा था, दूसरा एसएचएम सुपरपोज कर दिया। अब बेटा ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा होने के लिए तरीका क्या होगा, सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम होने के लिए तरीका क्या होगा। बेटा एक फोर्स होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है एसएचएम कराने के लिए। फोर्स होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है एसएचएम कराने के लिए व्हेन एवर फोर्स इज ऑफ द टाइप ऑफ माइनस के एक्स, और जहां पे एक्स क्या होता है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव टाइप का। मतलब फोर्स जो है टाइम के साथ साइनोसॉइडली वेरी करता है। जब फोर्स साइनोसॉइडली वेरी करता है टाइम के साथ साथ, तो पार्टिकल क्या करता है प्यारे बच्चों, तो पार्टिकल एसएचएम करता है। मैं फिर से आपको क्लियर कर दे रहा हूं कि जब एक्स ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होता है, जब एक्स ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होता है, तो इसको हम बोलते हैं एसएचएम, कि पार्टिकल एसएचएम कर रहा है। और इसके लिए फोर्स क्या आता है बेटा, फोर्स निकल के क्या जाता है, फोर्स निकल के आ जाता है माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, है ना। आई होप ये आप सब लोगों को याद होगा। एक्सेलरेशन आता था यहां से माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो फोर्स क्या बन जाएगा, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, है ना। यहां पर एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो यहां से मेरे पास फोर्स आ जाएगा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये मेरे पास प्यारे बच्चों फोर्स निकल के आ जाएगा, है ना। फोर्स बेसिकली टाइम के साथ साइनोसॉइडली वेरी करता है। दैट इज अगर कोई हार्मोनिक फोर्स है, कोई अगर एक हार्मोनिक फोर्स है, वो क्या करेगा बेटा, पार्टिकल को सिंपल हार्मोनिक मोशन कराता है। अब एक और अगर मान लो एक और हार्मोनिक फोर्स है, ये पार्टिकल को
अपनी तरफ को खींचना चाहेगा। एक फोर्स पहले था जो पार्टिकल को अपनी तरफ खींचना चाह रहा था, पार्टिकल को सिंपल हार्मोनिक मोशन कराना चाह रहा था। अब मैंने उसके साथ में एक और फोर्स सुपरपोज कर दिया जो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन कराना चाहता है। और ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो पहले वाले से हो सकता है सेम हो या पहले वाले के कंपैरिजन में थोड़ा सा डिफर करे, है ना। हो सकता है दोनों सेम एक्सिस के अलोंग हो सकता है परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग हो। प्रैक्टिकली आप कब देखते हैं, अगर जब ब्रिज पे चल रहा होता है इंसान, है ना, और वो क्या करता है बेटा, ब्रिज हल्का हल्का झूला झूलता है। राम झूला लक्ष्मण झूला आपने जरूर देखा होगा, नहीं तो मिलेनियम ब्रिज, बेटा मैंने स्टार्टिंग में ही आपको एग्जांपल दिया था मिलेनियम ब्रिज का, जहां पर वो वूबली मोशन आ गया था ब्रिज का, है ना। और वहां पर भी बच्चों, वहां पर जो मेरा एनिमेशन भी था जो आपने देखा जरूर होगा, ये देखिए फिर से आपके सामने है। वहां पर क्या एक ही आदमी चल रहा था, बहुत सारे आदमी, तो एक आदमी लगातार मतलब धकेल रहा था ब्रिज को, है ना, और साथ में एक और आ गया, फिर तीसरा आ गया, फिर चौथा आ गया। तो बेसिकली क्या हो गया, ये हो गया सुपरपोजिशन ऑफ ऑसिलेशंस, क्योंकि फोर्सेस बहुत सारे सुपरपोज हो गए और फोर्सेस के सुपरपोज होने से ऑसिलेशंस बहुत सारे सुपरपोज हो जाएंगे। ऐसा कैसे, आइए बेटा इसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। आई होप मैं आपको समझा पाऊंगा। बेटा सपोज करो कोई फोर्स F था, है ना, और इसके कारण, ये फोर्स F1 के कारण जो पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ रही थी, पोजीशन वेक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, लेट से वो R बना रहा था, ठीक है। और मान लो कोई दूसरा फोर्स अब आ गया साथ में, जिसके कारण अगर ये नहीं होता तो पोजीशन वेक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम R2 आना चाहिए था। मान लो उसके कारण पोजीशन वेक्टर R2 आना चाहिए था। अब बेटा F1 क्या होता है, F1 क्या होता है प्यारे बच्चों, F1 होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन क्या होता है, d2r1 बाई डी टी स्क्वायर, d2r1 बाई डी टी स्क्वायर, है ना। ये बेटा न्यूटन सेकेंड लॉ है, F इक्वल टू ma, है ना। और अगर मान लो खाली दूसरा फोर्स लगता तो बेटा फिर कंडीशन क्या बनती, F2 इक्वल टू m इंटू d2r2 बाई डी टी स्क्वायर, है ना। अब सपोज करो जब दोनों लग रहे हैं तो क्या होगा, F1 प्लस F2, जब दोनों लगेंगे तो क्या होगा, तो मान लो पोजीशन वेक्टर आ जाता है R, तो d2r by dt स्क्वायर। बेटा डबल डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर गिव्स अस एक्सेलरेशन, dr by dt इज वेलोसिटी एंड dv by dt इज एक्सेलरेशन, तो d2r by dt स्क्वायर। आई होप ये मैं आपको समझा पा रहा हूं प्यारे बच्चों। मैं फिर से आपको बताना चाह रहा हूं, F1 प्लस F2 d2r by dt स्क्वायर, और F1 प्लस F2 यहां से क्या निकल के आ रहा है, यहां से F1 प्लस F2 निकल के आ रहा है प्यारे बच्चों d2 बाई डी टी स्क्वायर ऑफ R1 प्लस R2। और इन दोनों को प्यारे बच्चों अगर मैं कंपेयर करूं तो मेरे को मिल क्या जाएगा, R वेक्टर इज R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर। मैं यहां पे लिख देता हूं एक बार, R वेक्टर इज R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर। तो बेटा यहां से बेटा मेरे को मिला क्या कि अगर पहले एक फोर्स था, पहले एक हार्मोनिक फोर्स था, वो पार्टिकल को अपनी तरफ खींचना चाहता था। दूसरा एक और हार्मोनिक फोर्स आ गया, वो पार्टिकल को अपनी तरफ खींचना चाहता है। अब बेटा क्या होगा, अब दोनों फोर्सेस सुपरपोज हो गए और यहां से मेरे को समझ में क्या आ रहा है, दोनों पोजीशन वेक्टर्स भी सुपरपोज हो गए। अब जो पोजीशन वेक्टर आएगा, पहले जो आता था R1, बाद में आता था R2, अब आएगा R1 प्लस R2। मैं फिर से आपको क्लियर करना चाह रहा हूं, प्लीज प्यारे बच्चों मेरी बात सुनिएगा बहुत ध्यान से। मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं, F1 के कारण पोजीशन वेक्टर R1 आ रहा था, F2 के कारण पोजीशन वेक्टर R2 आ रहा था एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये R1 वेरी कर रहा था, R2 वेरी कर रहा था। अब F1 क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, d2r1 बाई डी टी स्क्वायर। F2 क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, d2r2 बाई डी टी स्क्वायर। F1 प्लस F2 क्या हो जाएगा, d2 m, सॉरी m तो गायब हो गया यहाँ पे, कभी कभी चोरी हो जाती है, m इंटू d2r1 प्लस r2 बाई डी टी स्क्वायर। और F1 प्लस F2 को लिखना क्या चाहिए प्यारे बच्चों, मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज d2r बाई डी टी स्क्वायर। तो यहां से बेटा जब मैं इसको कंपेयर कर रहा हूं, मैंने मान लिया पोजीशन वेक्टर R आ रहे हैं, पर F1 प्लस F2 जब इन दोनों इक्वेशन को जोड़ रहा हूं और कंपेयर कर रहा हूं तो R मेरे को R1 प्लस R2 टाइप का दिख रहा है। R मेरे को क्या दिख रहा है प्यारे बच्चों, R1 प्लस R2। और इसी को डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या देगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2। और इसी को अगर डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आ जाएगा, A इक्वल टू A1 प्लस A2। और इसी को M से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा MA। ये क्या आ जाएगा बेटा, MA dv बाई डी टी एक्सेलरेशन। अब जो एक्सेलरेशन आ रहा है जब दोनों फोर्स लग रहे हैं तो MA क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, अब जो फोर्स लग रहा है वो विच इज F1 प्लस F2। और MA1 क्या था, जब पहले एक्सेलरेशन आता था, है ना, MA1 क्या था, F1, और MA2 क्या था, F2, दैट इज LHS RHS बराबर आ रहे हैं।
दैट इज LHS RHS बराबर आ रहे हैं। दैट इज ये जो सिचुएशन है ये मेरे को सही लग रही है। ये जो सिचुएशन है प्यारे बच्चों ये मेरे को सही लग रही है कि जो मैंने डेराइव किया, जो मैंने डेवलप किया, जो मेरे को कॉन्सेप्ट समझ में आया, मेरे को फाइनली उससे जो रिजल्ट मिल रहा है वो यही मिल रहा है। LHS और RHS क्या आ जा रहे हैं प्यारे बच्चों, बराबर आ जा रहे हैं। मेरी बात सुनिएगा बहुत ध्यान से। पहले एक हार्मोनिक फोर्स था वो अपनी तरफ खींचना चाह रहा था, बाद में एक और हार्मोनिक फोर्स आ गया वो अपनी तरफ खींचना चाह रहा है। अब जब दोनों हो गए तो बेटा अब जो पोजीशन वेक्टर आएगा, जो पहले पोजीशन वेक्टर आ रहा था या जो बाद में पोजीशन वेक्टर आ रहा था, उसका सुपर पोजीशन हो जाएगा, है ना। और अगर वो दोनों के दोनों पोजीशन वेक्टर्स जो पहले आ रहे थे, सपोज करो वो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो अब क्या हो जाएगा बेटा, दो सिंपल हार्मोनिक मोशंस का सुपरपोजिशन। और तीन होंगे तो तीन सिंपल हार्मोनिक मोशंस का सुपरपोजिशन, चार होंगे तो चार सिंपल हार्मोनिक मोशंस का सुपरपोजिशन। आइए बेटा ऐसा करते हैं, आपको फील कराने की कोशिश करते हैं प्यारे बच्चों सुपरपोजिशन ऑफ SHM। मैं टॉपिक एक इन बिटवीन वाला ले रहा हूं जो कि एक्चुअली बाद में आना चाहिए, पर एक बार जो मैंने आपको समझाया है वो मान लेते हैं कि वो सही है और देखते हैं कि उससे क्या रिजल्ट आ रहा है और डायरेक्टली मोशन को फील करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं उससे आपको क्या फील हो रहा है, रिजल्ट आना चाहिए। हाँ डेफिनेटली ये खाली आप विजुलाइज ही कर सकते हैं। मैं अब आपको जो मैथमेटिकली जो मैंने डेराइव किया उससे जो डेवलप होके जो चीज निकल के आएगी और जो आपको डायरेक्टली मोशन फील होगा, मैं दिखाऊंगा कि वो कनेक्टेड है आपस में, बिल्कुल सेम दिख रहे हैं। आइए प्यारे बच्चों, मैं मान रहा हूं कि ये दो SHM सुपरपोज करें, x इक्वल टू a sin ओमेगा टी और y इक्वल टू b cos ओमेगा टी। इनके सुपरपोज होने का मतलब क्या है कि अगर इसके कारण पहले एक SHM हो रहा था x एक्सिस पे और दूसरा SHM हो रहा था y एक्सिस पे, इनका सुपरपोजिशन हो गया। मैंने क्या सिखाया था, पोजीशन वेक्टर्स जो होते हैं प्यारे बच्चों वो ऐड हो जाते हैं। तो अगर ये तो खाली x एक्सिस में दे रहा था और ये y एक्सिस में, तो बेटा जो x कोऑर्डिनेट था वो इसके कारण आएगा, y कोऑर्डिनेट इसके कारण आएगा, है ना। तो बेटा इसका मतलब क्या है, अब x कोऑर्डिनेट पार्टिकल का ये हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा। तो बेटा पार्टिकल किस शेप में घूमेगा, अगर मैं मैथमेटिकली सोचूं तो क्या निकल के आएगा, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। इसको बेटा मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोलते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन, है ना। और मतलब एक पर्टिकुलर वेरिएबल पे x और y दोनों डिपेंड कर रहे हैं, इनको एलिमिनेट करो, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी क्या बन जाएगा, 1। सॉरी, ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, दैट इज एलिप्स। ऐसा लग रहा है कि ट्रेजेक्ट्री जो आने वाली है वो एलिप्स की आने वाली है। आइए समझने की कोशिश करते हैं, अब इसको फील करके देखते हैं कि क्या ऐसा आ सकता है। आइए चेक करें प्यारे बच्चों, x इक्वल टू a sin ओमेगा टी, पता क्या कह रहे हैं, t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल मीन पोजीशन पे है, फेज एंगल 0 है ना। t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल मीन पोजीशन पे और पॉजिटिव में जा रहा है ना। यही सिखाया था ना बेटा, सर्कुलर मोशन की जो शेडो होती है वो SHM करती है। तो t इक्वल टू 0 पार्टिकल यहां पे, अब ये ऊपर जाएगा तो शेडो ऊपर जाएगी। समझ में आ रही बात। तो इसका मतलब ये x एक्सिस पे SHM हो रहा है और ये y एक्सिस पे, इसका मतलब यहां पे स्प्रिंग मास सिस्टम इस तरीके का है और वेलोसिटी जो है मैक्सिमम है इधर को, ये वाला ऐसे बता रहा है। और ये कह रहा है भैया हम तो y एक्सिस पे जाने वाले हैं, दैट इज स्प्रिंग या तो ऊपर को लगा है या नीचे को लगा है, पर ये पार्टिकल अभी एक्सट्रीम पे है, ये पार्टिकल अभी एक्सट्रीम पे है, ये पार्टिकल अभी y की मैक्सिमम वैल्यू पे है ना। दैट इज ये वाला स्प्रिंग अभी स्ट्रेच्ड है, अब ये नीचे को खींच रहा है, ये वाला स्प्रिंग नीचे को खींच रहा है, कह रहा आ जा, और ये धकेल, ये अभी नेचुरल लेंथ में, अब ये जब आगे जाएगा और बेटा ये स्प्रिंग नीचे खींच रहा है, तो इसलिए ये कुछ क्या होगा, घूम जाएगा ऐसे, ये कुछ घूम जाएगा ऐसे, और जैसे ये घूमने लगेगा तो ये वाला स्प्रिंग भी खींचने लगेगा जो इसको टर्न करेगा। ये अगर सोचो एक पार्टिकल ऐसे जा रहा हो और एक ऐसे फोर्स आ जाए तो वो टर्न कर देगा बेटा, है ना। आप समझ सकते हैं अगर एक पार्टिकल ऐसे जा रहा है और अगर उस पर ऐसे फोर्स आ जाए तो वो क्या करेगा, वो इसको घुमा देगा, वो इसको घुमा देगा। तो प्यारे बच्चों ये जो फोर्स आएगा ना ये इसको और घुमाएगा, तो यहां से टर्न ले लेगा, है ना। और टर्न लेने के बाद जब ये यहां ऐसे जब टर्न लेगा, अब इसके पास नीचे को कुछ वेलोसिटी आ चुकी है जिसके कारण ये नीचे जाएगा, है ना। और ये स्प्रिंग को अब ये मतलब जब ये स्प्रिंग हल्के हल्के कंप्रेस होने लगेगा, धकेलने लगेगा कि भैया और मेरे करीब मत आ, और मेरे करीब मत आ, है ना। और ये अभी स्ट्रेच्ड है तो ये खींच रहा है अभी इसको, है ना, और ये कॉम्प्रेस्ड है, धकेल रहा है, तो ये ऊपर को दोनों के दोनों पुश कर रहे हैं कि ऊपर को टर्न ले।
तो आप थोड़ा सा फील करिए मोशन इसी तरीके का आने वाला है। क्यों? क्योंकि ये खींचेगा और ये धकेल भी रहा है ना, और हल्के थोड़ी देर बाद ये नेचुरल लेंथ में आ जाएगा। फिर जब ये धकेलने लगेगा, है ना, तो ये उधर को मोड़ेगा। आप थोड़ा सा फील करिएगा कि हाँ इलिप्टिकल पाथ यहां पर भी दिख रही है, और जब मैं मैथमेटिकली निकाल रहा हूं, मान लेता हूं कि एक्स कोऑर्डिनेट ये आ रहा है, वाई कोऑर्डिनेट ये आ रहा है, तो उससे भी इलिप्टिकल दिख रही है। आप चाहे तो वीडियो को एक दो बार देखिए, आप फील करने की कोशिश करिए। जब ये इधर जाएगा, जब ये इधर जाएगा तो ये इधर को इसको टर्न कर देगा, चल इधर आ। और जब ये खिंच जाएगा तो ये इसको टर्न कर देगा, और जब ये दब जाएगा तो ये इसको टर्न करेगा। ये दब गया है तो ये इसको टर्न करके धकेल के वापस भेजेगा। ये खिंचा हुआ है तो ये खींचेगा आजा, और ये खिंचा हुआ तो ये इसको खींचेगा आजा। अब ये दबा हुआ तो ये इसको कहेगा चल, और ये दबा हुआ तो ये कहेगा इसको चल। आप शायद समझ पा रहे होंगे कि कुछ इलिप्टिकल टाइप दिखेगा। मैं बहुत अच्छे से और इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये थोड़े से मेरे वर्ड्स ही हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं। सर्कुलर मोशन अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो ये आप विजुलाइज कर पाएंगे। वहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करते थे कि परपेंडिकुलर फोर्स होता है जो पार्टिकल को टर्न कर पाता है, जो उसको कर्व्ड मोशन में लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज परपेंडिकुलर फोर्स। उसी टाइप की ही कुछ बातें कर रहा हूं। जब परपेंडिकुलर फोर्स ज्यादा होता है जल्दी टर्न कर जाता है, कर्वेचर कम आता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कम आता है ना। आप सोच के भी देखिए, आप जा रहे हैं भागते हुए, कोई आपको अगर ऐसे खींच ले तो आप टर्न ले जाएंगे, तेज खींच ले जल्दी टर्न ले जाएंगे, तेज खींच ले जल्दी टर्न ले जाएंगे। अच्छा, ये केवल और केवल विजुअलाइजेशन के लिए था। अब ऐसा करते हैं, टॉपिक के अंदर घुसते हैं। मान लेते हैं कि अगर दो हार्मोनिक फोर्सेस होंगे तो बेटा जो पोजीशन वेक्टर्स होंगे वो ऐड हो जाएंगे, जो पोजीशन वेक्टर्स होंगे प्यारे बच्चों वो ऐड हो जाएंगे। ये अब मान लेते हैं। आइए बेटा फटाक से ऐसा करते हैं, टॉपिक पे अटैक करते हैं। लेकिन टॉपिक पे अटैक करने से छोटी सी मैथ्स आपको पहले पढ़ाना चाहता हूं, है ना। आपको लग रहा होगा मैथ्स क्यों बेटा, कई सारे लोग ये पर्टिकुलर टॉपिक को फिजिक्स समझ बैठते हैं। बेटा ये फिजिक्स नहीं है, ये मैथ्स है, और इस मैथ्स को बहुत ध्यान से समझना होगा। ये मैथ्स समझ के मैथ्स में तो फायदा होगा ही, पर फिजिक्स में भी बहुत फायदा होगा। आइए प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। मेरे पास एक फंक्शन है a sin थीटा, दूसरा फंक्शन है b sin थीटा प्लस फाइव। इन दोनों को जोड़ना है ना। a sin थीटा प्लस b sin थीटा प्लस फाइव, और बेटा इनको जोड़ के एक फंक्शन बनाना है विच इज c sin थीटा प्लस डेल्टा, है ना। मान लो थीटा वेरी कर सकता है, थीटा के साथ वेरी कर रहा है, फाइव एक कांस्टेंट है, a b कांस्टेंट है। मेरे को इनको जोड़ना है और जोड़ के एक सिंगल फंक्शन बनाना है, ताकि मैं इन दोनों का एडिशन इकट्ठे देख पाऊं। अच्छा, ऐसा क्यों करने वाला हूं, क्योंकि बेटा मेरे को यहां पर जब सुपरपोजिशन करना होगा a1 sin ओमेगा टी और दूसरा a2 sin ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना, उनको जोड़ के मैं इकट्ठे देखना चाहता हूं, एक एसएचएम देखना चाहूंगा। सुपरपोजिशन से जो एक एसएचएम बनेगा उसको देखना चाहूंगा, ये एसएचएम नहीं बनेगा या बनेगा उसको डिसाइड करना चाहूंगा। तो पहले आइए देखते हैं इनको जोड़ के एक कैसे बनाया जा सकता है। सबसे पहली बात a sin थीटा, हाइपोटेन्यूस sin थीटा होता है परपेंडिकुलर। ये a है, ये थीटा है, ये चीज क्या निकल के आएगी प्यारे बच्चों, a sin थीटा। तो a sin थीटा मेरे को दिख गया। जोड़ना किसके साथ है, b sin थीटा प्लस फाइव। थीटा ये है b मान लो, ये है फाइव, और ये चीज क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों, ये परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूस साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर, ये थीटा प्लस फाइव। आई एम सॉरी, ये थी, अच्छा हाँ ये फाइव है, ये थीटा तो ये थीटा करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये पैरेलल लाइन है, ये b साइन थीटा प्लस फाइव। बेटा एक बार थोड़ा सा मन लगाइएगा, अगर ये टॉपिक समझ में आता है तो बेटा केवल ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा, एसी भी समझ में आएगा, आपको वेव ऑप्टिक्स भी समझ में आएगा। नहीं तो वहां पर आपको कभी कभी दिखाई देगा, वहां पर कभी कभी बुक्स में लिखा हुआ मिलेगा, लेट अस सपोज a1 प्लस a2 cos फाइव इज a cos डेल्टा। ऐसा सपोज करना बेटा मेरे को तो बहुत अजीब लगता है। बेटा एक्चुअली उसमें इन्वॉल्व है मैथमेटिक्स, तो वाली मैथ्स फटाक से समझ लेते हैं ताकि हमको कभी भी दिक्कत ना हो। तो बेटा a साइन थीटा प्लस b साइन थीटा प्लस फाइव। अब इसको बनाना है एक फंक्शन c साइन थीटा प्लस डेल्टा। तो प्यारे बच्चों ये हो गया c, है ना, इन दोनों को जोड़ के एक बनाना है, और ये हो गया डेल्टा। और बहुत ध्यान से देखिए, ये यहां से ही जुड़ रहा है, लग नहीं रहा जुड़ता हुआ, ये जोड़ देते हैं, ठीक है। अब ये हो गया c और ये थीटा प्लस डेल्टा। तो ध्यान से सोचिए प्यारे बच्चों, ये जो चीज निकल के आएगी यहां से लेके यहां तक, हाइपोटेन्यूस साइन थीटा परपेंडिकुलर,
बेटा ये वाला जो परपेंडिकुलर निकल के आएगा ना यहां से लेके यहां तक, यही है सी साइन थीटा प्लस डेल्टा। कोशिश करिएगा बेटा फील करने की, कोई बहुत बड़ी बात नहीं बता रहा हूं। ये ए साइन थीटा है, ये बी साइन थीटा प्लस फाइव है, और ये बन गया एक सी साइन थीटा प्लस डेल्टा। आपसे पूछी जाएगी इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू या इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू एक ही चीज है जो आ रही है सी। और सी कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान से देखिए बेटा। अगर मैं इस ट्राइंगल को सेपरेट करूं, एक दो तीन साइड्स, तो प्यारे बच्चों ये एक साइड लेंथ है ए, है ना, और एक्सटीरियर एंगल ये यहां पर फाई है, बी जो है वो फाई एंगल पे है, और ये है सी, है ना, और ये वाला एंगल जो है ए और सी वाली साइड के बीच में जो एंगल आ रहा है वो डेल्टा है। अब देखिए बेटा इसी को खाली मैंने ऐसे करके लिख लिया है ना, और ये सी ही तो मैक्सिमम वैल्यू है, और ये सी ही तो मैक्सिमम वैल्यू। थीटा बढ़ेगा तो ए साइन थीटा भी बढ़ेगा, बी साइन थीटा प्लस फाइव भी बढ़ेगा, और सी साइन थीटा प्लस डेल्टा भी बढ़ेगा। आप समझ सकते हैं। और ये मैक्सिमम कब होगी ये वैल्यू ए साइन थीटा प्लस बी साइन थीटा प्लस फाइव की, जब थीटा प्लस डेल्टा क्या हो जाएगा 90। सी साइन थीटा प्लस डेल्टा सी के बराबर हो जाएगा जब थीटा प्लस डेल्टा हो जाएगा 90। अब सी की वैल्यू क्या है ये निकालना चाहता हूं। ये ए है, ये चीज क्या है बी कॉस फाइव, ये चीज क्या है बी साइन फाइव, तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी कॉस फाइव, ये बी साइन फाइव। तो सी क्या निकल के आ जाएगा प्यारे बच्चों, अंडर रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ए प्लस बी कॉस फाइव स्क्वायर प्लस बी साइन फाइव स्क्वायर। और ये क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, सी की जो वैल्यू आ रही है वो क्या निकल के आ रही है, यहां पे लिख देते हैं अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव बी स्क्वायर, क्योंकि कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव कितना होता है 7, 7 नहीं भैया 1 होता है, 1 कितना होता है 1, बहुत शानदार, प्लस 2ab cos फाइव प्लस 2ab cos फाइव। आई होप बेटा मैं आपको समझा पाया हूं सी की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी। डेल्टा क्या है, डेल्टा भी अगर निकालना हो तो tan डेल्टा निकल के आ जाएगा b साइन फाइव अपॉन a प्लस बी कॉस फाइव। b साइन फाइव अपॉन a प्लस बी कॉस फाइव। कोशिश करिए ये वाले पर्टिकुलर जो मैंने आपको पूरी मैथ सिखाई है इसको बेटा कम से कम 1 से 2 बार देखिए, और इसको खुद से थोड़ा सा विजुलाइज करने की कोशिश करिए, है ना। 1 से 2 बार देखिए, है ना। आगे थोड़ा सा मैं इसको और विजुलाइज कराने की कोशिश करता हूं। प्यारे बच्चों जो मैंने आपको सिखाया है बहुत ध्यान से देखिए। ये a साइन थीटा है, ये b साइन थीटा प्लस फाइव, और जो इनका समेशन आएगा ना a साइन थीटा प्लस b साइन थीटा प्लस फाइव, वही ये चीज होगी बेटा। अगर इस ट्राइंगल का, ये बड़े ट्राइंगल की जो परपेंडिकुलर है बेटा, वो क्या है हाइपोटेनियस साइन थीटा, दैट इज दिस थिंग इज c साइन थीटा प्लस डेल्टा, विच इज नथिंग बट द समेशन ऑफ a साइन थीटा प्लस b साइन थीटा प्लस फाइव। और अगर आप बहुत ध्यान से देखें क्यों आंसर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाइव आई सी की वैल्यू, क्योंकि बेटा जो वेक्टर एडिशन था वो भी कुछ इस तरीके से ही तो था। हालांकि ये वेक्टर्स नहीं है, पर ये एक वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर है ना, और दोनों के बीच में जो एंगल है वो फाइव है। तो बेटा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता था, वहां पर पढ़ते थे अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। व्हेन टू वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड p and q and angle between the vectors is theta, then the resultant has magnitude under root p square plus q square plus 2pq cos थीटा। तो बच्चों मैं बस आपको यही समझाना चाह रहा हूं, ये a sin थीटा प्लस फाइव, ये a sin थीटा, ये b sin थीटा प्लस फाइव, वही ट्राइंगल बन के आए तो वैसी ही वैल्यू आएगी। अब थीटा जैसे जैसे बढ़ेगा ये भी बढ़ेगा, ये पूरा स्ट्रक्चर घूमेगा। अगर आप बहुत ध्यान से देखें ना, पूरा स्ट्रक्चर ही घूमेगा, है ना, ये पूरा स्ट्रक्चर ही घूमेगा। ये सी मतलब ये पूरा स्ट्रक्चर घूमेगा साथ साथ में, और सी साइन थीटा प्लस डेल्टा ऐसे वैल्यूज बढ़ेंगे। आप थोड़ा सा फील करेंगे तो आपको मेरी बात समझ में आएगी। तो बेटा अगर मेरे को दो फंक्शन से मिला के एक फंक्शन बनाना है तो बेटा सीखा क्या, सीखा मैंने ये है, सीखा प्यारे बच्चों मैंने ये है, अगर दो फंक्शन है जिनको जोड़ के एक फंक्शन बनाना है तो बेटा जो तीसरा फंक्शन बनेगा उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाइव, ठीक है, वेयर फाइव इज द फेज डिफरेंस, ठीक है। और जो डेल्टा आएगा प्यारे बच्चों वो कैसा आएगा, tan डेल्टा क्या निकालता, b sin फाइव अपॉन a प्लस बी cos फाइव। इस ट्राइंगल को अलग से बना लिया था, ये a ये b
ये फाई और ये सी, ये डेल्टा, ये बी कॉस फाई और ये बी साइन फाई। तो बेटा टेन डेल्टा क्या बन जाएगा, बी साइन फाई अपॉन ए प्लस बी कॉस फाई। टेन डेल्टा क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, टेन डेल्टा बन जाएगा बी साइन फाई अपॉन ए प्लस बी कॉस फाई। यही बेटा पूरा का पूरा जो मैंने अभी तक आपको सिखाया है वही है, जस्ट पूरी यही है। सी की वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई, दैट इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई। तो प्यारे बच्चों आओ स्टार्ट करते हैं दो एसएचएम्स का सुपरपोजिशन जो सेम डायरेक्शन में। तो बेटा हम पहले सेम डायरेक्शन में कैसे सुपरपोज होंगे इसके बारे में देखेंगे, फिर परपेंडिकुलर एसएचएम्स का सुपरपोजिशन। आइए प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहले दो एसएचएम्स का सुपरपोजिशन देखेंगे जो सेम डायरेक्शन में, फिर तीन एसएचएम्स का भी देख लेंगे ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए, फिर 4-5 आप अपने आप कर पाएंगे, है ना। जस्ट आपको एक मैं मतलब आपको थॉट प्रोसेस दे दूंगा करना किस तरीके से है, प्रोसेस क्लियर कर देते हैं। आइए देखिए, a1 sin ओमेगा t प्लस a2 sin ओमेगा t प्लस फाइव। ध्यान से फील करिए, ये a sin थीटा और ये b और ये sin थीटा प्लस फाइव वही चीजें हैं प्यारे बच्चों। पूछ रहे हैं इनका जो सुपरपोजिशन होगा, ये दो एसएचएम्स का सुपरपोजिशन होगा, तो रिजल्टेंट एसएचएम अगर आएगा तो उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, है ना, और उसका फेज डिफरेंस क्या होगा किसी एक के साथ, मान लो पहले वाले के साथ, है ना। तो आइए प्यारे बच्चों, मेनली हमसे पूछा जाता है वैसे यहाँ पे एम्पलीट्यूड, तो कैसे करते हैं सॉल्व, आइए देखते हैं। तो पहली बात तो बेटा जो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा, रिजल्टेंट मोशन का जो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा वो दिस प्लस दिस, इसको x1 और x2 भी कह सकते हैं। इसके कारण ये आना चाहिए था, पहला एसएचएम एक्स कोऑर्डिनेट ये प्रोड्यूस कर रहा है, दूसरा ये प्रोड्यूस कर रहा है, तो रिजल्टेंट मोशन में क्या आ जाएगा बेटा, x1 प्लस x2 विच इज नथिंग बट a1 sin ओमेगा t प्लस a2 sin ओमेगा t प्लस फाइव। दैट इज, अगर अब मेरे को इसको बना के एक बनाना है तो मैं ये कह रहा हूं ये a1 है और ये ओमेगा टी है, तो ये चीज क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, a1 साइन ओमेगा टी, ये ओमेगा टी है और ये a2 है और ये फाइव है, ये चीज निकल के आ रही है a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, ये a1 साइन ओमेगा टी आ गई, ये a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव मिला के बनाना चाहता हूं प्यारे बच्चों इसको एक, और इन दोनों के समेशन को एक फंक्शन बना दिया है। देखिए बहुत शानदार तरीके से, ये a है और ये डेल्टा, और ये हो जाएगा a साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। ध्यान से देखिए, ये कुछ नहीं बस ट्रिग्नोमेट्री है। मैं चाहता तो आपको कुछ, मैं आपको इसमें एक लाइन भी ना लिखे बगैर आपको बोलता कि भैया a साइन थीटा प्लस b साइन थीटा प्लस फाइव c साइन थीटा प्लस डेल्टा अगर होता है, एक फंक्शन बनाते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू होती है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos फाइव। और यहां से आप देखिए बेटा, अगर a1 a2 और a वाला अगर ट्राइंगल निकालूं इसमें से, तो ये है ट्राइंगल, ये a1 है, ये a2 है, ये a है, ये फाइव है और ये डेल्टा है। ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, ये बड़े आराम से आप कह सकते हैं कि बेटा ये वेक्टर एडिशन में जैसा आता है बिल्कुल वही चीज आ चुकी है। a की वैल्यू होगी अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव। हाँ डेफिनेटली ये वेक्टर्स नहीं है, कुछ लोग इनको वेक्टर्स मान लेते हैं, गलत है ना। उसकी वजह से एक मिसकॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है। जब आप ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे तो बहुत सारी बुक्स में और बहुत सारे बच्चे मिसकॉन्सेप्ट में चले जाते हैं, जिसकी वजह से एडवांस के क्वेश्चन गड़बड़ कर जाते हैं। तो प्यारे बच्चों ये वेक्टर्स नहीं है ना, ये डायग्राम वैसा आ गया, इसलिए a की वैल्यू उस तरीके से आ रही। ये a2 cos फाइव है, ये a2 sin फाइव है, और a की वैल्यू क्या देगी, अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। जैसे वहां पे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos फाइव, यहां पे a की वैल्यू क्या बन जाएगी, अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 सॉरी प्लस 2a1 a2 cos फाइव। बहुत शानदार है ना। और tan डेल्टा क्या बन जाएगा, a2 sin फाइव अपॉन a1 प्लस a2 cos फाइव।
ए टू साइन फाइव, अरे बोलेंगे साथ साथ में, अरे आपसे ही कह रहा हूं भैया, अरे इधर देखे जा रहे हैं, बोलिए ना साथ साथ में, ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। तो ये हमको समझ में आ गया। आई होप मैं बेटा आपको क्लियर कर पाया हूं। ए वन साइन ओमेगा टी प्लस ए टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव क्या बन गया, ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। ए की वैल्यू क्या है, अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाइव, और टेन डेल्टा क्या है, ए टू साइन फाइव अपॉन ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव। आइए प्यारे बच्चों, देखते हैं तीन एसएचएम्स है जो सुपरपोजिशन हो रहा है। तीनों एसएचएम सेम लाइन के अलोंग है ना। तीन एसएचएम्स है सेम डायरेक्शन में, उनका सुपरपोजिशन हो रहा है। तो बेटा रिजल्टेंट मोशन क्या मिलेगा, पहली बात तो अब जो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, x1 प्लस x2 प्लस x3, है ना। यही पोजीशन वेक्टर्स हैं, क्योंकि यही एक्स डायरेक्शन, तो पोजीशन वेक्टर खाली एक्स कोऑर्डिनेट ही हो गया, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस a3 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव टू। अब बेटा इनको सबको मेरे को कंबाइन करके एक बनाना है। इन सारे के सारे एसएचएम्स को कंबाइन करके एक इक्वेशन में कन्वर्ट करना चाहता हूं, है ना। और कैसे कर सकता हूं, आइए देखते हैं प्यारे बच्चों। पहली बात तो इसको मैं मान लेता हूं कि लेट अस सपोज दिस समेशन, लेट अस सपोज x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, जैसे पहले किया था, है ना। अब देखो प्यारे बच्चों, ये है a1 और ये है ओमेगा टी, है ना। ये है ओमेगा टी, ये है फाइव वन, तो ये क्या हो जाएगा ओमेगा टी प्लस फाइव वन, है ना। तो ये प्यारे बच्चों ये चीज क्या निकल के आ जाएगी, a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव वन, ठीक है। क्योंकि ये a2 है, ये हो गया a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव वन। अब तीसरा, पहले इसके पैरेलल लाइन खींचेंगे, ठक ठक ठक, इसके पैरेलल, और फिर तीसरा क्या है, a3 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव टू। ये तो हो गया ओमेगा टी एंगल, और ये फिर फाइव टू, है ना। फाइव टू जो भी वैल्यू होगी, फाइव टू मेरे को भी, मैं तो जस्ट बना रहा हूं, मैं मान रहा हूं कि फाइव टू जो है वो फाइव वन से बड़ा है, ठीक है। तो आपने क्या किया, a1 बनाया, है ना, फिर a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव वन दिखाया, a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव वन, फिर a3 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव टू। अब ये जो तीन चीजें आई, a1 साइन ओमेगा टी, इनको सुपरपोज करके एक बनाना चाहता हूं। तो कैसे बना सकते हैं एक, प्यारे बच्चों देखो, इसको बना दिए a साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, ये हो जाएगा a साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। ध्यान से देखिए, ये क्या हो जाएगा, a साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, ये जो चीज आ जाएगी। और जो a साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा है बेटा, वो कुछ नहीं, बस a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव वन प्लस a3 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव टू है। आई होप प्यारे बच्चों मैं आपको ये समझा पा रहा हूं, ये मैं आपको समझाने में कामयाब हूं, है ना। ये a1 साइन ओमेगा टी है, ये a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव वन है, और ये a3 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव टू है। और ये प्लस ये मिलके ही बन जा रहा है a साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। आई होप प्यारे बच्चों मैं आपको समझा पा रहा हूं, ध्यान से देखिए जरा एक बार। तो बेटा देखिए, ये तीन एसएचएम्स हैं, a1 साइन ओमेगा टी एक की इक्वेशन है, दूसरे की a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव वन, तीसरे की a3 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव टू। और मैं चाहता हूं इसको एक ही फंक्शन बना दूं, तीनों एसएचएम को जोड़ के एक ही बना दूं। तो तीनों एसएचएम को जोड़ के एक कैसे बनाया जाएगा, आइए इसी पे चर्चा करनी है। आइए फटाक से स्टार्ट करते हैं। तो a1, पहले वाले का एम्पलीट्यूड a1 है, ठीक है। तो a1 साइन ओमेगा टी मेरे को बनाना है, कैसे बनाऊंगा, ये रहा a1, ये चीज है a1, और ये है ओमेगा टी, ये परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हो जाएगा a1 साइन ओमेगा टी। ये ओमेगा टी है, और ये है प्यारे बच्चों फाइव वन, और ये है a2, तो ये क्या हो जाएगा a2 साइन ओमेगा, ये है फाइव वन, a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव वन, ये चीज आ गई। और
दूसरे फाई 2 को मैं कह सकता हूं, फाई 2 को मैं लिख सकता हूं फाई 1, मान लो फाई 2 फाई 1 से बड़ा है, प्लस फाई 2 माइनस फाई 1। फाई 2 माइनस फाई 1 एंगल ज्यादा है, तो ये क्या हो गया, ओमेगा टी प्लस फाई 1 प्लस फाई 2 माइनस फाई 1। तो आप कह सकते हैं ये है ओमेगा टी प्लस फाई 1, और ये जो तीसरा एंगल आ रहा है ये आ रहा है फाई 2 माइनस फाई 1, ये एंगल है फाई 2 माइनस फाई 1, ठीक है। और ये है A3, और ये चीज क्या हो जाएगी, A3 साइन ओमेगा टी प्लस फाई 2, है ना, हाइपोटेन्यूज साइन थीटा परपेंडिकुलर। तो दिस परपेंडिकुलर प्लस दिस परपेंडिकुलर प्लस दिस परपेंडिकुलर इज इक्वल टू A साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। यही चीज तो बेटा निकल के आएगी, यही चीज तो बन जाएगी A साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, है ना। ये जो पूरी चीज है ये बन जाएगी A साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। दैट इज प्यारे बच्चों, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि आपको अगर 3 SHMs हो, 2 SHMs हो या 4 SHMs हो, जब जोड़ना है तो पहले एक का एम्पलीट्यूड, फिर दूसरे का एम्पलीट्यूड कितने एंगल पे जोड़ना है, फाई 1 एंगल पे, है ना। जैसे वेक्टोरियल टाइप जोड़ दिए, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर, है ना। वन ये वेक्टर टाइप जा रहे हैं, पर एक्चुअली ये वेक्टर नहीं है, एक्चुअली तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री चल रही है, छोटी सी बहुत ही सिंपल सी ट्रिग्नोमेट्री है। तो ये A1 पहले वेक्टर को लीजिए, है ना, दूसरा जितने एंगल जो फेज डिफरेंस है उतने पे लीजिए, फिर इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है फाई 2 माइनस फाई 1 उतने एंगल पे तीसरा वेक्टर लीजिए। यही तो किया जाता है वेक्टर एडिशन में, दूसरे की टेल पहले के हेड पे, तीसरे की टेल दूसरे के हेड पे, वेक्टर ज्वाइनिंग फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट टू द हेड ऑफ लास्ट इज द एडिशन ऑफ ऑल द वेक्टर्स। तो बेटा जब भी अगर आपको जोड़ने होंगे, 3 वेक्टर्स का सुपरपोजिशन करना हो जो सेम लाइन के अलोंग हो, तो आपको करना क्या है, पहले वेक्टर का एम्पलीट्यूड, दूसरे वेक्टर का एम्पलीट्यूड जो फेज डिफरेंस है पहले दूसरे में, तीसरे वेक्टर का एम्पलीट्यूड जो फेज डिफरेंस है दूसरे और तीसरे में, ठीक है। और जो पहले की टेल से लास्ट के हेड को ज्वाइन करने वाला वेक्टर होगा वो हो जाएगा एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, और डेल्टा आप किसी तरीके से निकाल लेंगे, है ना। वो हम क्वेश्चंस करेंगे, वो आप बड़े आराम से देख पाएंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस रहते हैं। आई होप आप समझ पाए होंगे। करने का तरीका क्या होगा, मैं फिर क्लियर कर दे रहा हूं। करने का तरीका होगा, जो भी 3 आपको SHMs जोड़ने हैं, तीनों के एम्पलीट्यूड को वेक्टोरियली ऐड करना है। कैसे, पहले और दूसरे में जो फेज डिफरेंस है वही एंगल रखेंगे, A1 पहला वेक्टर, दूसरा जो फेज डिफरेंस है फाई 1 वो बनाएंगे, ये A2 आ गया, और फिर तीसरे के लिए जो फेज डिफरेंस है दूसरे तीसरे में वो बनाएंगे, और ये बन जाएगा बेटा रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड, ये रिजल्टेंट SHM का एम्पलीट्यूड आ जाएगा। आई होप प्यारे बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। और डेल्टा हो जाएगा पहले वाले में और लास्ट जो रिजल्टेंट है उसमें जो फेज डिफरेंस आएगा, जो पहले वाले में और जो रिजल्टेंट में जो फेज डिफरेंस आएगा वो ये डेल्टा हो जाएगा, जिसको हम ज्योमेट्री से निकाल लेंगे, आइए जो हमने पढ़ा है फटाफट से उस पर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, टफ कैटेगरी में ही आएगा ये क्वेश्चन। मैं आपको ये वाला टॉपिक भी उतना ही अच्छे से तैयार कराऊंगा जितना पहला टॉपिक अच्छे से तैयार कराया था। बस बहुत ध्यान से मन लगा के बात सुनते रहेंगे प्यारे बच्चों। यहां कह रहे हैं ये 4 SHMs हैं जो एक पार्टिकल पे सुपरपोज हो रहे हैं, है ना। अ पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय 4 SHMs, कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल, है ना। मतलब 4 SHMs पार्टिकल पे सुपरपोज हो रहे हैं, पार्टिकल का SHM बताना है, सॉरी पार्टिकल के एम्पलीट्यूड मेरे को बताना है, पार्टिकल के SHM का एम्पलीट्यूड बताना है कितना आएगा। तो प्यारे बच्चों क्या सीखा था, 1 हो 2 हो, मतलब 2 हो या 3 हो, कितने भी हो, हमको क्या करना होता है, वेक्टोरियली एम्पलीट्यूड जोड़ने होते हैं, है ना। और फेज डिफरेंस जो होता है वो एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स होता है। क्या सीखा था, हमको वेक्टोरियली जोड़ने होते हैं एम्पलीट्यूड्स, और फेज डिफरेंस जो होता है वो एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स बन जाता है। जो फेज डिफरेंस होता है वो एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स बन जाता है। क्या एक्चुअली वेक्टर्स होते हैं, नो। ऐसा बार बार क्यों बोल रहा हूं, जब आप अल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे तो आपको मेरी बात बहुत कायदे से समझ में आएगी। आइए प्यारे बच्चों ध्यान से समझते हैं। ये क्या आ रहा है बेटा, पहले तो हम ना इक्वेशंस को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 लिखेंगे तो ही माइनस कॉस ओमेगा टी बनेगा, ठीक है। तो बना देते हैं 12 साइन ओमेगा टी 50 पाई टी माइनस पाई बाय 2, पहली इक्वेशन, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख ली, क्यों बेटा, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, फिर माइनस को अंदर लेगा तो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 बन जाएगा। ये अपने को करना आना चाहिए ताकि फेज डिफरेंस बेटा लिख पाऊंगा। फेज डिफरेंस तभी लिख पाऊंगा जब ओमेगा टी सब में मतलब सेम दिखाई देना, तो फेज डिफरेंस दिखाई दे रहा पाई बाय 2 है, ठीक है।
अब ये वाला जो है ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म ही है, 2 साइन 50 पाई टी, 2 साइन 50 पाई टी। तीसरा वाला क्या है 10, वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म ही है, 10 साइन 50 पाई टी प्लस 37। चौथा ये माइनस साइन ओमेगा टी, वो क्या होता है साइन पाई प्लस थीटा, ये क्या बन जाएगा 4 साइन 50 पाई टी प्लस पाई, या प्लस 180, या प्लस 180, या क्या कह सकते हैं प्यारे बच्चों प्लस 180। एक बार खुद अटेम्प्ट करेंगे और देखते हैं कि आपसे हो पाता है या नहीं हो पाता है। ठीक है बच्चों, आओ देखते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, अगर आपने अटेम्प्ट कर लिया है तो एक बार फटाक से देखते हैं। अब ये देखो ये क्या कह रहे हैं, पहला जो ये सबसे जो फेज जिसका डायरेक्टली पाई टी है, जैसे हम ए साइन ओमेगा टी वाले को रेफरेंस लेते थे, तो ये 2 आ गया, एक का एम्पलीट्यूड, गुड। दूसरे का क्या आ रहा है बेटा 10 आ रहा है, लेकिन 37 डिग्री पे 10 आ रहा है 37 डिग्री पे, बहुत शानदार। अगला ये क्या आ रहा है बेटा 12 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, ये तो इससे पाई बाय 2 पीछे है, 12 10, और ये 4 साइन ओमेगा टी प्लस पाई, ये 4 है और ये प्लस पाई पे है। बस बेटा इन सबको जोड़ना है। अब भले आप पॉलीगॉन लॉ यूज कर लो, दूसरे की टेल पहले के हेड पे रखो, है ना, और तीसरे की टेल दूसरे के हेड पे रखो, या आप डायरेक्टली इस तरीके से जोड़ लीजिए। बेटा कंपोनेंट लेते चलिए, 10 के 2 कंपोनेंट आएंगे 8 और 6, बेटा ये तो याद हो जाते हैं हमको। 10 cos 37 8 होगा, क्यों, क्योंकि cos 37 4/5, हाइपोटेनियस cos थीटा बेस, तो ये आ जाएगा 10 cos 37, cos 37 होता है 4/5, 10 इंटू 4/5 ये आ जाएगा 8, और 10 sin 37 बेटा ये हो जाएगा 6। अब क्या बन गया बेटा, इधर हो गया 8 एक हो गया, 2 एक था 10, और ये 4 इधर था, तो ये क्या इधर क्या बन जाएगा 6, गुड। और 12 नीचे 6 ऊपर, तो क्या बन जाएगा 6। तो बेटा एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट क्या आ जाएगा 6 इधर 6 इधर 6√2, तो बेटा एम्पलीट्यूड क्या बन गया 6√2। और अगर पूरी इक्वेशन बताऊं ना तो बेटा क्या आ रही है, देखो ध्यान से, ये भी 6 और ये भी 6, तो बिल्कुल π/4 एंगल पे आएगा। तो बेटा इक्वेशन आ जाएगी, रिजल्टेंट की जो इक्वेशन आएगी वो आएगी 6√2 साइन 50 पाई टी, लेकिन नीचे को माइनस π/4। आई होप प्यारे बच्चों मैं समझा पाया हूं आपको। हालांकि ये फेस पे ज्यादा चीजें नहीं पूछी जाती, लेकिन वो आप देख भी सकते हैं ना। ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में पहले सारे बना लीजिए, और उससे जितना एंगल पे नीचे आ रहा है बस बेटा वो फेज डिफरेंस हो गया, है ना, वो इनिशियल फेज हो गया, है ना। तो 10 मतलब 6√2 हो गया, 6 का 6√2 √6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। बेटा ए का रिजल्टेंट a√2 आता है, ये तो हमको बड़े अच्छे से आदत पड़ जाती है। ए का क्या आता है a√2, ए का क्या आता है a√2, है ना। तो 6 का 6√2 साइन 50 पाई टी माइनस π/4, माइनस π/4 क्योंकि 6 का रिजल्टेंट बिल्कुल बीचों बीच से आएगा, बिल्कुल बीचों बीच से आएगा। आई होप मैं आपको समझा पाया। बेटा इसी तरीके का एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूं। बेटा देखो कह देंगे दो एसएचएम्स का सुपरपोजिशन से मिल रहा है रिजल्टेंट मोशन, मतलब एक पार्टिकल पे दो सुपरपोजिशन हो रहे हैं, एसएचएम के दो एसएचएम्स के सुपरपोजिशन हो रहे हैं। तो पूछ लेंगे बताओ कि क्या रिजल्टेंट एसएचएम होगा, यस होगा, और उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा। आइए प्यारे बच्चों देखते हैं एम्पलीट्यूड क्या आएगा, आइए मन लगाते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या निकल के आ जाएगा बेटा, ये एक है 5 साइन ओमेगा टी, और दूसरा क्या है बेटा 5√3 कॉस को क्या लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस π/2। तो फेज डिफरेंस क्या आ गया π/2, दैट इज एक 5 और दूसरा 5√3, और ये एंगल कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों π/3, ये एंगल क्या हो जाएगा π/3, है ना। तो बेटा क्या बन जाएगा एम्पलीट्यूड √5 स्क्वायर प्लस 5√3 स्क्वायर, दैट इज 10। तो एम्पलीट्यूड आ जाएगा 10, तो रिजल्टेंट मोशन क्या निकल के आ जाएगा 10, और अगर मेरे को लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा साइन ओमेगा टी प्लस π/3, है ना। और सोचो अगर इसी को अगर आपको मतलब बिल्कुल बिना दिमाग लगाए करना हो, है ना, मतलब बिल्कुल मैथ्स की तरह करना हो, तो कैसे कर सकते हैं आइए देखते हैं। तो बेटा पहली इक्वेशन को ही यूज करिए, 5 कॉमन ले लीजिए, है ना, साइन ओमेगा टी प्लस √3 कॉस ओमेगा टी, ठीक है।
अब इसको अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर, वो क्या आ जाएगा 2 से डिवाइड कर दीजिए और 2 से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, दैट इज बाहर बन जाएगा एक्चुअली 10। ठीक है, तो ये आ गया 10 बनता हुआ दिख रहा है। साइन ओमेगा टी कॉस पाई बाय 3 प्लस कॉस ओमेगा टी साइन पाई बाय 3। ध्यान से देखिए बन गया साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 3। दैट इज आपके पास एक मैथमेटिकल तरीका है, साइन ओमेगा टी कॉस पाई बाय 3 प्लस कॉस ओमेगा टी साइन पाई बाय 3। पर प्यारे बच्चों जो मैंने आपको तरीके सिखाए हैं वो ज्यादा बेहतरीन है ना। अगर आप डायरेक्टली देख पाए तो पहले वाले को जीरो एंगल से स्टार्ट करिए, दूसरा वाला पाई बाय 2 आगे है ना। ये बन गया रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड और उसका एंगल कितना आएगा पाई बाय 3, क्योंकि टेन थीटा आ रहा है रूट 3, टेन थीटा बेटा रूट 3 बन रहा है तो थीटा पाई बाय 3 हो गया है ना। और फिर आप डायरेक्टली बोलिए 10 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 3, तो रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड क्या आ गया 10, रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड क्या आ गया 10। आपको क्वेश्चन जो मिल सकते हैं वो हेक्सागन बेस्ड क्वेश्चन भी मिल जाते हैं कई बार। जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूं हेक्सागन बेस्ड से, आइए समझाने की कोशिश करता हूं प्यारे बच्चों आपको। आइए देखते हैं हेक्सागन बेस्ड का क्या मतलब है कि जैसे वो हेक्सागन की साइड से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे एम्पलीट्यूड। बेटा हेक्सागन में क्या होता है देखो ध्यान से, जो इंटीरियर एंगल होते हैं 120 होते हैं और ये 60 डिग्री होता है ना। ये 120 होता है और ये 60, ये सारे 60 होते हैं। तो आपको ऐसा कह सकते हैं खूब सारे एसएचएम सुपरपोज कर रहे हैं। एक की इक्वेशन है ए साइन ओमेगा टी, दूसरे की है ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 3, तीसरे की है ए साइन ओमेगा टी प्लस 2 पाई बाय 3। आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो वो क्वेश्चन हो सकता है यहीं पे रोक दे, ओ आई एम सॉरी, साइन ओमेगा टी प्लस 2 पाई बाय 3 हो सकता है यहीं पे रोक दे। तो वो ये कहना चाह रहे हैं पहला ये आ गया, दूसरा पाई बाय 3 एंगल पे है, तीसरा पाई बाय 3 एंगल पे है, उससे इससे पाई बाय 3 एंगल आगे पे, और ये आ गया रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड जो कि क्या आएगा बेटा बॉडी डायगोनल क्या होता है बेटा, जो सबसे बड़ा डायगोनल होता है हेक्सागन का वो क्या होता है 2a। कैसे पता, आइए बता देता हूं। देखिए प्यारे बच्चों ये निकालना है मेरे को, ये अगर a है, ये अगर साइड लेंथ a है तो ये भी a होगी, और ये टोटल 120 होता तो आधा 60 हो गया, आधा 60 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा a cos 60, cos 60 क्या होता है हाफ, हाइपोटेन्यूज cos थीटा बेस a बाय 2, a बाय 2 a बाय 2 कितना हो गया 2a। तो बेटा रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड क्या आ जाएगा 2a है ना। तो ये क्या बन जाएगा 2a, सॉरी 2a, और आगे क्या बन जाएगा साइन ओमेगा टी, और बेटा ये 120 होता है टोटल, अब ये तो बन रहा है रिजल्टेंट, तो ये क्या हो जाएगा पाई बाय 3, 120 मतलब 2 पाई बाय 3, आधा मतलब पाई बाय 3। बेटा ये डायगोनल तो आधा आधा बांटेगा ना हेक्सागन को, हो सकता था क्वेश्चन और बड़ा होता, लेकिन बेटा अगर 3 ही हुए है ना तो ये हेक्सागन बेस्ड क्वेश्चन आ गया। तो बेटा क्या बन गया 2a, क्या बन गया 2a। आई होप मैं आपको समझा पाया। अब सपोज करो है ना, पहले तो बेटा ये क्लियर हो जाना चाहिए a, फिर दूसरा पाई बाय 3 एंगल पे a, फिर तीसरा पाई बाय 3 एंगल पे, ये हेक्सागन की साइड्स पे चल रहे हैं बेसिकली। तो बेटा ये हो गया रिजल्टेंट, पहले के टेल से लास्ट वाले के हेड को ज्वाइन करने वाला वेक्टर। और ऐसा हो सकता था कि साथ में एक और जोड़ देते, a साइन ओमेगा टी प्लस पाई, इससे भी पाई बाय 3 आ गया, दैट इज ये वाला भी ले लिया साथ में। अब क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों रिजल्टेंट, आई एम सॉरी थोड़ा सा मिटो लेते हैं, अब ये बन जाएगा रिजल्टेंट a, मतलब कुछ भी ये बनेगा, कुछ भी एम्पलीट्यूड बने, मतलब बेसिकली अगर ये a है, ये a है, ये 120 है, तो ये 30 30 हो जाएंगे, क्योंकि 60 टोटल बचा 180 करने के लिए, तो 30 30 हो जाएंगे। तो a cos 30 a cos 30, a cos 30 a cos 30, तो ये क्या हो जाएगा 2a cos 30, a cos 30 हाइपोटेन्यूज cos थीटा बेस, a cos 30 a cos 30 सेम, तो ये क्या आ जाएगा a रूट 3 बाय 2, और ये भी क्या आ जाएगा a रूट 3 बाय 2। तो इस केस में रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड क्या आ जाएगा a रूट 3 बाय 2 का डबल a रूट 3। और अब आप देख सकते हैं बेटा ये 30 है, ये 120, तो ये 90 हो गया। यहां क्या आ जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। तो ये हो गया हेक्सागन बेस्ड। ऐसे कुछ भी बेटा क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं और बहुत इजीली हम उसको सॉल्व भी कर पाएंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट वैरायटी बेटा मैंने आपके सामने फिनिश ऑफ कर दी। बाकी छोटे छोटे क्वेश्चंस और बन सकते हैं,
कोई कहते हैं a1 साइन ओमेगा टी है, a1 की वैल्यू 10 है, a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, a2 की वैल्यू 15 है ना, एक बार फाइव की वैल्यू पाई बाय 3 है। तो एम्पलीट्यूड क्या रिजल्टेंट का अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव, बीच में एंगल पाई बाय 2, तो अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। इस तरीके से मतलब बेसिकली वेक्टर एडिशन वाली प्रॉब्लम्स दोबारा से आपके सामने आने वाली है। तो अगर आपको वेक्टर एडिशन में डाउट है तो पहले मेरी वेक्टर की आप वीडियो देख के आए, आपको बहुत कायदे से हर एक चीज क्लियर हो जाएगी, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। आई होप प्यारे बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। अब दूसरी वैरायटी, जब दो सुपरपोजिशन होंगे, दो एसएचएम्स के सुपरपोजिशन होंगे जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे, जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आइए प्यारे बच्चों फटाक से एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या सीखा सुपरपोजिशन में। तो बेटा हमने सीखा अगर एक पार्टिकल है वो एसएचएम कर रहा है तो डेफिनेटली एक हार्मोनिक फोर्स चाहिए होगा, है ना। ये हम पहले ही सीख चुके थे काइनेमैटिक्स ऑफ एसएचएम में, है ना, कि जो फोर्स चाहिए होता है प्यारे बच्चों वो माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है और एक्स होता है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो प्यारे बच्चों जो हमको फोर्स चाहिए होता है एसएचएम कराने के लिए वो हार्मोनिक एक फोर्स होता है। सपोज कर लो कि कोई फोर्स है हार्मोनिक फोर्स जिसके कारण पोजीशन वेक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम r1 आ रहा है और एक फोर्स है जिसके कारण पोजीशन वेक्टर r2 आ रहा है, ठीक है, सेम मास का पार्टिकल है। अब तो F1 क्या होगा बेटा, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है, डबल डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन d2r1/dt स्क्वायर। F2 क्या हो जाएगा बेटा, मास इनटू एक्सेलरेशन d2r2/dt स्क्वायर। ये आ जाएगा बेटा फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन से। सोचो अगर ये दोनों के दोनों फोर्स इकट्ठे लग जाएं तो क्या होगा, है ना। दोनों के दोनों फोर्स इकट्ठे लग जाएंगे तो प्यारे बच्चों F1 प्लस F2 हो जाएगा टोटल फोर्स, और ये जो टोटल फोर्स हो जाएगा प्यारे बच्चों ये मान लो पोजीशन वेक्टर R जनरेट करता है तो m इंटू d2r/dt स्क्वायर। पर अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो क्या मिलेगा, F1 प्लस F2 इज इक्वल्स टू m इंटू d2r1 प्लस r2/dt स्क्वायर। तो भी मेरे को यही मिल रहा है, तो F1 प्लस F2 ये मिल रहा है और F1 प्लस F2 मैंने माना ये है, दैट इज जो पोजीशन वेक्टर R आएगा, दैट इज प्यारे बच्चों जो पोजीशन वेक्टर R आएगा F1 प्लस F2 फोर्स के कारण वो क्या आएगा बेटा, R1 प्लस R2 के बराबर आ जाएगा। और अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो V क्या आ जाएगा, V1 प्लस V2 आएगा। दैट इज अगर पहले एक एसएचएम हो रहा था, अगर एक हार्मोनिक फोर्स था वो अपनी तरफ को खींचना चाह रहा था R1 पोजीशन वेक्टर से, अब दूसरा फोर्स भी आ गया वो अपनी तरफ को खींचना चाहेगा R2 पोजीशन वेक्टर से, और रिजल्टेंट क्या आ जा रहा है, R1 पोजीशन वेक्टर प्लस R2 पोजीशन वेक्टर। तो बेटा सिमिलरली यहां पर इसको मैं डिफरेंशिएट करूं तो dr/dt v बन जाएगा, dr1/dt v1, dr2/dt v2, तो v इक्वल टू v1 प्लस v2, है ना। अब सपोज करो कि दो अगर एसएचएम है जो सेम डायरेक्शन में हो रहे हैं, सेम अगर दोनों के दोनों एक्स एक्सिस के अलोंग हो रहे हैं, दोनों के दोनों वाई एक्सिस के अलोंग, ये दोनों के दोनों किसी भी एक लाइन के अलोंग हो रहे हैं, तो बेटा एक के कारण अगर मान लो पोजीशन वेक्टर ये आना था, दूसरे के कारण ये, बेटा अब तो x कोऑर्डिनेट ही पोजीशन वेक्टर हो जाएगा अगर खाली एक ही डायरेक्शन में हो रहा है तो, या अगर y डायरेक्शन में हो रहा है तो y कोऑर्डिनेट ही पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इन दोनों को मेरे को सम करना है, मान लो कि एक ये था दूसरा ये था, तो मैंने क्या सिखाया आपको, आप मान ले तीसरा हो जाएगा a साइन ओमेगा t प्लस डेल्टा। कैसे सिखाया था मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं बेटा, ये a1 था, ये ओमेगा t, तो ये हो गया था a1 साइन ओमेगा टी। ये क्या हो गया था प्यारे बच्चों, a1 साइन ओमेगा टी। बहुत शानदार, पूरा देखना है तो रिवाइज कर लीजिए लेक्चर को रिवाइंड करके। और ये a2 था, ये फाइ, ये ओमेगा टी, सॉरी, तो ये क्या हो गया था a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइ। इनको कंबाइन करके प्यारे बच्चों एक बनाना चाहता हूं, एक फंक्शन, तो ये हो गया सॉरी लाइन स्ट्रेट बनानी पड़ेगी, ज्वाइन करनी पड़ेगी, बिल्कुल हो गई ज्वाइन, ये हो गया a और ये हो गया डेल्टा। अब ये बेटा a साइन ओमेगा t प्लस डेल्टा, और ऐसा लग रहा है a1 a2 जैसे a1 वेक्टर है और a2 वेक्टर है, और इनका जो रिजल्टेंट आ गया वो एम्पलीट्यूड, दैट इज अगर दो एसएचएम सेम लाइन के अलोंग हो रहे हैं, आपको रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड निकालना है तो वेक्टर एडिशन कर दीजिए a1 a2 का। तो क्या कर दीजिए, वेक्टर एडिशन कर दीजिए a1 a2 का, और आपके पास जो वेक्टर एडिशन होगा a1 a2 का वो आपको a दे देगा, और जो a1 a2 के बीच में एंगल होगा वो फेज डिफरेंस होगा विच इज कांस्टेंट फेज डिफरेंस फाइ। तो बेटा a1 a2 बीच में फेज डिफरेंस फाइ, और डेल्टा क्या होगा, tan डेल्टा बेटा यहां से आप निकाल सकते हैं। इसी ट्रायंगल को ही आपने स्ट्रेट करके बनाया, ये a1 फिर फाइ एंगल पे a2, तो ये हो जाएगा a2 cos फाइ और ये a2 sin फाइ,
है ना। यहीं से प्यारे बच्चों आपने डिराइव किया था a इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a1 प्लस a2 cos phi स्क्वायर प्लस a2 sin phi स्क्वायर। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं प्यारे बच्चों। और यहां से tan डेल्टा क्या निकल के आएगा, a2 sin phi अपॉन a1 प्लस a2 cos phi। tan डेल्टा क्या निकल के आया था, a2 sin phi अपॉन a1 प्लस a2 cos phi। ये हम सब कुछ पढ़ चुके थे सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम में। तो बेटा हमने क्या सीखा, अगर दो एसएचएम हो रहे हैं a1 sin ओमेगा टी और a2 sin ओमेगा टी प्लस फाइव सेम लाइन के अलोंग, तो रिजल्टेंट जो कंबाइंड एसएचएम होगा, जो फाइनली पार्टिकल का एम्पलीट्यूड आएगा वो क्या आएगा, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi। और बेटा करना क्या है बेसिकली, अगर दो एसएचएम हो, तीन हो, चार हो, कितने भी हो, हमको करना क्या होता है, सारे के सारे एम्पलीट्यूड्स का वेक्टर सम करना होता है और किसी एक को रेफरेंस ले लेते हैं और जो जो फेस डिफरेंस होते हैं उनके बीच में उस एंगल पे हम एम्पलीट्यूड्स को लगातार जोड़ते चले जाते हैं, उस एंगल पे हम लगातार एम्पलीट्यूड्स को जोड़ते चले जाते हैं। लेट अस सपोज यहां पर इसके साथ एक और होता, सपोज a3 साइन ओमेगा टी प्लस फाइ 2 और मान लो ये फाइ 1 और मान लो फाइ 2 फाइ 1 से बड़ा है, तो बेटा क्या होगा, तो a1 एक वेक्टर, दूसरा a2 वेक्टर जो कि फाइ 1 एंगल पे है, और फिर तीसरा वेक्टर a3 जो कि किस एंगल पे है प्यारे बच्चों, फाइ 2 एंगल पे है। बस इन तीनों का प्यारे बच्चों आपको वेक्टर सम करना पड़ेगा, भले आप कंपोनेंट्स लेके कर लीजिए, भले पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से कर लीजिए। जो इन तीनों का वेक्टर्स का रिजल्टेंट आएगा वो इस तीन सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम, जो पार्टिकल पे ये तीन एसएचएम सुपरपोज हो रहे हैं, उस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड जो होगा वो a1 a2 a3 का वेक्टर सम हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको सिखाया कि दो नहीं, तीन, चार, पांच, जितने मर्जी हो, और ज्यादातर बेटा क्वेश्चन बेटा किस पे बन रहा था, हेक्सागन प्रॉब्लम पे। किस पे बन रहा था, हेक्सागन प्रॉब्लम पे। आपको पहचान लेना होगा कि किस चीज पे क्वेश्चन आ रहा है ना। तो वो आपको फंसाने के लिए जान के ऐसा देगा, a sin ओमेगा t प्लस पाई बाय 3, a sin ओमेगा t प्लस 2 पाई बाय 3। तो आपको फटाक से मन में खींच लेना होगा हेक्सागन कि हाँ ये तो हेक्सागन पे ही क्वेश्चन दे रहा है, तो फंसने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये 120 तो ये 60, फिर ये 120 तो फिर ये 60, तो a sin ओमेगा t, फिर a sin ओमेगा t प्लस पाई बाय 3 मतलब पाई बाय 3 एंगल पे, फिर प्लस 2 पाई बाय 3 मतलब इससे पाई बाय 3 एंगल पे। तो बेटा ये आ जाएगा रिजल्टेंट। और बेटा क्या बताया था आपको मैंने, हेक्सागन का जो डायगोनल होता है वो क्या होता है, 2a। अगर साइड लेंथ ये a है तो ये क्या आ जाएगा 2a। क्यों, क्योंकि ये a है परपेंडिकुलर ड्रॉप के, तो ये भी a हो गया, और ये a cos 60 क्योंकि टोटल 120 तो आधा 60, तो a बाय 2, और ये भी a बाय 2, तो टोटल कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये a बाय 2 a और a 2a है ना। ये बेटा हमने सब कुछ पढ़ा था सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम में। आई होप ये मैं आपको समझा पाया हूं प्यारे बच्चों, है ना। तो हमने बेटा सीखा क्या क्या, हमने सीखा है अगर f1 के कारण r1 पोजीशन वेक्टर आएगा तो f2 के कारण, अगर f2 के कारण r2 आएगा तो f1 प्लस f2 के कारण जो पोजीशन वेक्टर आएगा वो r1 प्लस r2 होगा, है ना। दैट इज दो एसएचएम अगर सुपरपोज करेंगे तो सिंपली आपको उनकी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या पोजीशन वेक्टर जोड़ देने है ना, और वेलोसिटी वेक्टर v1 प्लस v2 वो भी जोड़ देने हैं, ठीक है। और आपको बस मैं अब आपको इतना कहना चाह रहा हूं कि अगर दो एसएचएम अगर ऐड हो रहे हैं, दो या दो से ज्यादा, तो उनके अगर आपको रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड निकालना है, पार्टिकल का एम्पलीट्यूड निकालना है, दो एसएचएम सुपरपोज होने के बाद, तो कैसे निकाला जाएगा, उनका वेक्टर सम किया जाएगा और वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या लेना होगा, जो उनमें फेज डिफरेंस है। जैसे यहां पर क्या है, ये इसमें फाइ 1 है, इसमें फाइ 2 है, तो पहला वाला वेक्टर, फिर दूसरा फाइ 1 एंगल पे, फिर तीसरा फाइ 2 एंगल पे। इन तीनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड है, वो रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड हो जाएगा। जो अभी तक मैंने पढ़ा है वो सारा का सारा मैंने आपको आई होप रिवाइज करा दिया है। कोई भी दिक्कत हो तो रिवाइंड करके वीडियो दोबारा से देख सकते हैं। मैंने कोशिश की ये टॉपिक आपको कायदे से आपको समझाऊं और साथ में समराइज भी आपको कायदे से कर दिए, ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल चिपक जाए, बैठ जाए, है ना। बाकी बचा हुआ पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो तब तक बढ़िया पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।